वन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, और इसी के साथ ही हमारे यहाँ पे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं विद देयर सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यूनिट 5 हमारी काफी छोटी सी है, जहां से हमारे कुछ ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बेसिकली हमारा पहला दूसरा क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। बाकी तो हम लोग यहाँ पे सारे ही क्वेश्चन को देख ही लेंगे। पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे अपने एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन देयर एसिडिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में, तो सबसे पहली बात आखिर ये होते क्या है। तो यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स अ कार्बोक्सिल ग्रुप। भाई आप सभी को पता है कि हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है। सिंपल सा हमारा C डबल बॉन्ड OH है ना। यानी अगर हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा और डिटेल में देखें तो हमारा ये कुछ इस तरीके से होता है। तो देखो ये जो हमारा C डबल बॉन्ड और OH वाला जो ग्रुप होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। और जब ये हमारा किसी भी कह सकते हो कार्बन की चेन, अब कार्बन की चेन उसको सिंपली हम लोग बाहर से दिखा देते हैं। अब ये R हमारी कितनी भी छोटी कितनी भी बड़ी कार्बन की चेन हो सकती है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे चाहें तो R की जगह जैसे हमारा CH3 हो सकता है, तो ये हमारा हो जाएगा CH3CO OH। ठीक है, अब जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एथेनोइक एसिड। अब नेमिंग आप लोग को पता ही होगी कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं भाई। लास्ट में हम लोग ओइक एसिड जोड़ देते हैं, है ना। और पीछे हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो एथेन है ना, और यहाँ पे सिंपल सा ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड है ना। देखो एथेनोइक एसिड हमारा सबसे सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, क्योंकि इससे नीचे नहीं बन सकता, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो है मेथेनोइक एसिड नहीं बना सकते है ना। तो एथेनोइक एसिड हमारा यहाँ पे सबसे सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो देखो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन वाली बात है नहीं, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि इसमें हमारा COOH ग्रुप जब भी आप लोग को देखने को मिले हमारी कार्बन चेन के साथ, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो इसमें भी अगर हम लोग और अंदर जाएं तो इसमें क्या क्या होता है, एक हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है। देखो ये जो C डबल बॉन्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, और एक हमारा होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये जो OH होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारा क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यही दोनों मिलकर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। बस बहुत ही सिंपल है। दे कैन बी आइदर एलिफेटिक और एरोमेटिक। अब देखो एलिफेटिक का मतलब यही है कि अगर मान लो हमारा सिंपली जैसे CH3 वगैरह है, ठीक है, बिना किसी एरोमेटिक रिंग के, तो उसको हम लोग एलिफेटिक बोल देंगे। जैसे ये सब हमारे एलिफेटिक है, और हम लोग को अपने सिलेबस में स्टडी भी एलिफेटिक को ही करना है। और एरोमेटिक का मतलब है कि मान लो अगर यही कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा किसी बेंजीन रिंग पे चला जाए, है ना, तो इसको हम लोग बोल देते हैं एरोमेटिक एसिड। ठीक है, सिंपल है। एरोमेटिक मतलब कि यहाँ पे बेंजीन रिंग। अब देखो ये आप लोग को अपने आने वाले 3rd सेमेस्टर में पढ़ना है। बाकी ये हम लोग को अभी जो है इसी CH3 COOH, ठीक है, और बाकी हम लोग और भी लंबी चेन बना सकते हैं, जैसे हमारा CH3 CH2 COOH प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड। इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है, और इन सभी में भी क्या पढ़ना है, हमें बेसिकली हमने एसिडिटी को पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग देखो इसको एग्जांपल जो है हमारा कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, या फिर इसको डिटेल में जूम करके ऐसे दिखा सकते हैं। अब देखो एक चीज आप लोग समझो कि ये R क्या होता है भाई। सिंपल R हमारी कार्बन की चेन होती है, ठीक है। अब ये कितनी भी छोटी कितनी भी बड़ी हो सकती है, तो जनरल वे में हम लोग R से डिनोट कर देते हैं। आई होप कि इतना सब कुछ आपको पता होगा। अब हम लोग यहाँ पे मेनली बात करते हैं अपने एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है भाई, इसका नाम ही क्या है, इसका नाम ही है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब इसका नाम में ही एसिड आ रहा है, तो सबसे पहली बात ये एसिडिक नेचर का तो होगा ही। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि एसिडिक नेचर का आखिर होता क्यों है, हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रूफ करना है। तो देखो प्रूफ बहुत ही सिंपल है भाई। ये जो हमारा कह सकते हो, मान लो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और OH का, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, देखो ये जो OH ग्रुप होता है ना, तो इस OH में से क्या होता है कि ये जो हमारा हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ये इजिली यहाँ पे कर देता है डोनेट, ठीक है। और ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कह सकते हो हमारा जो है C डबल बॉन्ड O और O निगेटिव, यानी कार्बोक्सिलेट आयन। इसको हम बोलते हैं बचे हुए पार्ट को कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो यहाँ पे H+ को बहुत इजीली डोनेट कर देते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, ये हमारे एक जो है एक एसिड बिहेवियर, फिर कह सकते हो एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर शो करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे, बट आप लोग सिंपली समझो कि ये लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे H+ को डोनेट कर देते हैं। अब इतना तो आपको पता ही है कि अगर कोई भी कंपाउंड यहाँ पे H+ को डोनेट करता है, ठीक है, तो वो हमारा एसिड होता है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, है ना।
तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्योंकि ये H+ को डोनेट कर देते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं। अब देखो हम लोग थोड़ा बहुत और भी अगर इसमें चीजों को देखें, द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिफर्स टू देयर एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन। तो देखो ये H+ को हम लोग यहाँ पे प्रोटॉन भी बोलते हैं, तो सिंपल है, टू डोनेट अप फ्रॉम द कार्बोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे देखो ये जो H+ है ये कहाँ से डोनेट हो रहा है, हमारा इसी COOH से तो डोनेट हो रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा प्रोटॉन को डोनेट करने की जो एबिलिटी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एसिडिटी इसकी, और एंड फॉर्म अ कार्बोक्सिलेट आयन। और यहाँ पे देखो जब हमारा यहाँ पे C+OOS है, ठीक है, जब हमारा H+ निकल गया तो बचा क्या, बचा हमारा यहाँ पे C+O नेगेटिव, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन। बस बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो बहुत ही सिंपल है भाई, यहाँ पे जैसे कि अगर हम लोग देखें तो व्हेन अ कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोशिएट्स इन वाटर, अगर हम लोग यहाँ पे वाटर में कार्बोक्सिलिक एसिड को डिसोशिएट करते हैं तो होता क्या है, दे फॉर्म अ कार्बोक्सिलेट आयन। तो यहाँ पे देखो एक हमारा कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, और दूसरा यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे देखो ये जो H+ इसने डोनेट किया, इसने वाटर ने क्या किया, वाटर ने रिसीव कर लिया और ये कन्वर्ट हो गया H3O+ में, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से सिंपल हो गया। बाकी अगर हम लोग थोड़ा सा और अंदर तक देखें तो इसमें क्या होता है, नाउ दिस कार्बोक्सिलेट आयन बिकम्स वेरी स्टेबल ड्यू टू द 2 मेजर की फैक्टर्स। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप लोग समझो कि एसिडिटी का मतलब क्या होता है। एसिडिटी का मतलब होता है H+ अगर डोनेट कर दे कोई भी कंपाउंड तो वो एसिडिक होता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कैसे डिसाइड होगा, मतलब चलो ये तो हो गया कि हाँ ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये यहाँ पे H+ डोनेट कर देता है, तो चलो ये एसिड है, हम लोगों ने मान लिया। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है वो कैसे पता लगेगा, तो वो ऐसे पता लगेगा कि ये कितनी इजिली H+ को डोनेट कर रहा है। मतलब कोई भी कंपाउंड जितनी जल्दी H+ को डोनेट कर दे वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जो कंपाउंड यहाँ पे H+ को बहुत ही स्लो डोनेट करे वो यहाँ पे बहुत ही वीक एसिड होता है। और दूसरी तरीके से हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं कि जो कंपाउंड यहाँ पे H+ को डोनेट करने के बाद जितना स्टेबल रहे, ठीक है, वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। देखो एक चीज समझो कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारी एसिडिटी होती है किसी भी कंपाउंड की, ठीक है, एसिडिटी वो हमारा डायरेक्टली जो है उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। मतलब अगर यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड है वो H+ को डोनेट करने के बाद काफी स्टेबल रह रहा है तो वहां पे वो बहुत ही अच्छा एक एसिडिक नेचर शो करेगा। यानी अगर हम लोग देखें तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है अगर ये हमारा बहुत ही स्टेबल रह गया, ठीक है, किसी तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। देखो एक चीज आप लोग समझो, बहुत ही सिंपल है कि कोई भी रिएक्शन इस दुनिया में होती है तो वो किस लिए होती है, वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होती है। मतलब कि वो चाहती है कि वो ज्यादा स्टेबल हो जाए। तो अगर ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है अगर ये हमारा H+ डोनेट कर रहा है तो क्यों करेगा भाई, कुछ तो इसको फायदा होना चाहिए। तो फायदा इसको ये होता है कि ये जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन बनता है ना ये काफी स्टेबल होता है। अब ये कैसे स्टेबल होता है हमें यहाँ पे यही चीज देखनी है, ठीक है। और अगर हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज देख ली कि अगर ये स्टेबल है तो इसका मतलब कि ये काफी अच्छा एसिड है, ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो हमारे जो इसकी स्टेबिलिटी होती है वो 2 मेजर की फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला हमारा फैक्टर आ जाता है रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। अब इसमें क्या होता है, देखो व्हेन अ कार्बोक्सिलिक एसिड लूजेज अ प्रोटॉन इट फॉर्म्स अ कार्बोक्सिलेट आयन। भाई ये तो हमें पता ही है कि हमारा जब कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा प्रोटॉन को लूज कर देता है तो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। This anion is stabilized by resonance as negative charge can be delocalized between the 2 oxygen atoms। अब होता क्या है, बहुत ध्यान से देखना, यही चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, बस और कुछ नहीं है। देखो होता क्या है, जो हमारा C+O और O नेगेटिव ये जो हमारा बचा हुआ है, देखो यही तो है हमारा कार्बोक्सिलेट आयन। होता क्या है कि यहाँ पे देखो जैसे ये कह सकते हो अनस्टेबल क्यों होगा, ये अनस्टेबल होगा इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। मतलब अगर हम लोग देखें तो ये जो नेगेटिव चार्ज इसके पास बचा हुआ है, ठीक है, ये इसको थोड़ा सा अनस्टेबल बना रहा है। लेकिन अगर किसी तरीके से नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर से हटा दे या फिर किसी तरीके से इसको बैलेंस आउट कर ले, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा इसको बैलेंस करके रख ले, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। और ये यहाँ पे इस चीज को कर लेता है। कैसे करता है, यहाँ पे करता क्या है, बेसिकली ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको यहाँ पे करता क्या है, इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे कह सकते हो इंटरचेंज करता रहता है, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग देखें तो होता क्या है, ये जो हमारा ये स्ट्रक्चर है ये हमारा इंटरचेंज हुआ करता है इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। यानी हुआ क्या करता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये यहां से यहां शिफ्ट हुआ करते हैं, और जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ करता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि किसी एक ऑक्सीजन पे इस नेगेटिव चार्ज का बहुत ज्यादा लोड नहीं आता है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे क्या होता है, बैलेंस आउट हो जाता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे 3rd सेमेस्टर में काफी डिटेल में पढ़ेंगे, बट आप लोग सिंपली समझो कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी होती है चार्ज का डीलोकलाइजेशन। देखो इस प्रॉपर्टी इस चीज को हम लोग बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि जो हमारा चार्ज है वो डीलोकलाइज हो रहा है, एक एटम से दूसरे एटम पे डीलोकलाइज हो रहा है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। और एक चीज आप लोग सिंपली समझ लो, जो कंपाउंड यहाँ पे रेजोनेंस शो करते हैं वो यहाँ पे काफी स्टेबल होते हैं और वो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया हमारे यहाँ पे सिंपल सा एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और भी देखें तो द डीलोकलाइजेशन लोवर्स द एनर्जी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, यानी यहाँ पे देखो ये जो डीलोकलाइज हुआ कर रहा है चार्ज हमारा, यानी डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे निगेटिव चार्ज यहाँ पे यहाँ मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, सिंपली हमारा देखो निगेटिव चार्ज हम यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो डबल बॉन्ड आ जा रहा है, और डबल बॉन्ड जब यहाँ से शिफ्ट हो रहा है तो निगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि सिंपली यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से जो एनर्जी है कार्बोक्सिलेट आयन की वो काफी स्टेबल हो जाती है, ठीक है। देखो एक चीज समझो कि कोई भी कंपाउंड स्टेबल भी कब होगा, स्टेबल कब होगा जब उसकी यहाँ पे एनर्जी काफी लो होगी, ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल है भाई, अगर हमारी मान लो एनर्जी ज्यादा रहती है तो हम लोग स्टेबल थोड़ी रहते हैं। मान लो एक दिन हमारे पास बहुत एनर्जी आ गई तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा उछल कूद करने लगते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमारी एनर्जी काफी लो है, ठीक है, तो हम लोग काफी स्टेबल रहेंगे। तो उसी तरीके से कंपाउंड की एनर्जी अगर लो है तो वो हमारा काफी स्टेबल हो जाता है, और ये डीलोकलाइजेशन क्या करता है, हमारे इसी कार्बोक्सिलेट आयन को काफी ज्यादा स्टेबल बना देता है। और देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसी की वजह से क्या होता है भाई, लॉस ऑफ प्रोटॉन हमारा मोर फेवरेबल हो जाता है। यानी देखो यहाँ पे अगर हम लोग बोले कि यहाँ पे ये H प्लस हमारा लूज क्यों हो पा रहा है, क्योंकि H प्लस लूज होने के बाद ये जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन बच रहा है ये काफी स्टेबल होता है, और इसी की वजह से हमारा H प्लस ये लूज कर दे रहा है। अगर मान लो यहाँ पे जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर ये H प्लस लूज करने के बाद जो बचा हुआ कार्बोक्सिलेट आयन है अगर ये स्टेबल ना होता तो H प्लस क्यों लूज करता है भाई, हमारा कोई रिएक्शन तभी तो होगी जब उसको कुछ फायदा हो। तो फायदा यही हो रहा है कि ये हमारा काफी ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है बस। और अगर हम लोग यहाँ पे दूसरे यहाँ पे कह सकते हो रीजन को देखें, ठीक है, कि दूसरा हमारा फैक्टर क्या होता है, तो दूसरा फैक्टर हमारा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स। अब देखो ये जो दूसरा फैक्टर है ना, ये पहले फैक्टर का ही एक्सप्लेनेशन है। देखो पहले फैक्टर में हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे जो हमारे निगेटिव चार्ज हैं ये हमारे दोनों ऑक्सीजन के बीच डीलोकलाइज होते रहते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि चलो अच्छी बात है डीलोकलाइज होते हैं, पर क्यों होते हैं भाई, मतलब इनके पीछे ऐसा क्या रीजन है। तो इनके पीछे हमारा रीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर आप लोग को पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लो कि जो हमारा ऑक्सीजन है ये हमारा बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या मतलब है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, अपनी तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को काफी ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली समझना चाहें तो सिंपली क्या होता है कि इसी की वजह से यहाँ पे देखो ये जो दोनों ऑक्सीजन है ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो ये समझने के लिए तो है, लेकिन अगर हम लोग और भी अच्छे समझें तो होता क्या है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये जो ऑक्सीजन है, ये इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ से नहीं लेता है बल्कि ये लेता है हमारे इस डबल बॉन्ड से। तो जब डबल बॉन्ड से लेता है तो होता क्या है कि यहाँ पे हमारा नेगेटिव आ जाता है और इस कार्बन पे हमारा पॉजिटिव आ जाता है, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर दोबारा से यहाँ बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरीके से होता क्या है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दोनों के बीच में डीलोकलाइज होता रहता है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पे नेगेटिव आता है, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेते हैं। और यहाँ पे जब हमारा यहाँ पे कह सकते हो नेगेटिव आता है, ठीक है, जब बॉन्ड बनता है तो यहाँ से हमारा ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से हमारा नेगेटिव खींचता है और यहाँ पे पॉजिटिव आता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं। अब ये नहीं समझ में आया तो सिंपली समझो कि ये हमारा ऑक्सीजन क्या है, काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसी वजह से ये नेगेटिव चार्ज को दोनों अपनी तरफ खींचते रहते हैं, है ना, और इसी वजह से ये डीलोकलाइजेशन बना रहता है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, नाउ दीज इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम स्टेबलाइजेस द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बोक्सिलेट आयन। और इसी की वजह से क्या होता है कि ये जो हमारे ऑक्सीजन है ये इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे स्टेबलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो बहुत ही सिंपल सा था हमारा यहाँ पे। और देखो यहाँ पे अगर हम लोग एक और फैक्टर को देखना चाहें इन दोनों के अलावा भी, तो एक फैक्टर होता है हमारे यहाँ पे पीके वैल्यू, ठीक है, क्या होता है पीके वैल्यू। अब देखो इतना डीप में मत जाओ, बस सिंपली समझो कि किसी भी कह सकते हो कंपाउंड की पीके वैल्यू जितनी ज्यादा लेस होगी वो उतना ज्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी पीके वैल्यू यहाँ पे जनरली 4 से 5 के बीच में लाई किया करती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन की कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे ये भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं ना, जैसे एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, है ना। तो यहाँ पे जनरली हमारा 4 से 5, कुछ का यहाँ पे 4 से भी कम देखने को मिलता है। तो इसीलिए हमारे क्या होता है, इसीलिए हमारे यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग को कंपेयर करें तो ये हमारा अल्कोहल और बहुत सारे अदर ऑर्गेनिक एसिड से हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं इन्हीं सब रीजन की वजह से। नाउ यहाँ पे हमारा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आ जाता है कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे देखो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या मतलब है कि मान लो ये जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा सिंपली CH3 है, तो ये CH3 यहाँ पे इस कार्बोक्सिलिक एसिड पे अटैच होके यहाँ पे किस तरह का इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब इसके अटैच होने से इसकी जो एसिडिटी है, हम लोग सिंपली बात करें तो इसकी एसिडिटी यहाँ पे बढ़ रही है या फिर घट रही है, वो चीज यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमारा किस टाइप का सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज हमें देखनी है। तो यहाँ पे देखो हमारे 2 टाइप के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो भाई देखो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने सिंपली देखा कि यहाँ पे देखो ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जैसे हमारा जो कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, हमारा कह सकते हो डीलोकलाइज कराता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टेबल रहता है।
लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज अगर हम लोग देखें तो आखिर यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को इसको डीलोकलाइज करने की जरूरत पड़ रही है ना स्टेबल होने के लिए। यानी अगर हम लोग देखें तो थोड़ा बहुत यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके लिए एक बोझ टाइप का है। तो अगर मान लो यहाँ पे हमारा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारा इस कार्बोक्सिलिक एसिड से आके अटैच हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ मतलब कह सकते हो निकालना, खींचना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे क्या होते हैं, इंक्रीजेस करते हैं एसिडिटी को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो हमारा एसिडिटी है इसकी, ये हमारा थोड़ा बहुत कह सकते हो जो थोड़ी बहुत और भी कम है वो इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप यहाँ पे इसके पास आके अटैच हो जाए जो कि इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच ले, तो क्या होगा, ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये हमारा और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, वो हमारे एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो हमारी स्टेबिलिटी है उसको और ज्यादा बढ़ा देते हैं। बिकॉज जो हमारे EWGS होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, स्टेबिलाइजेस द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बोक्सिलिक आयन थ्रू द इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट। अब देखो ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। सिंपली समझो कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का सिंपल सा मतलब क्या है कि हमारा मान लो X है हमारा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या होता है, अपनी तरफ खींचता है। तो जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, इस कार्बोक्सिलिक आयन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को और ज्यादा स्टेबल बना देगा, है ना। और इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब कि किसी भी नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं है। और रेजोनेंस तो वही है कि आप लोग समझ ही गए, ठीक है, कि रेजोनेंस क्या होता है, मतलब ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज एक एटम से दूसरे एटम पे कह सकते हो डीलोकलाइज हुआ करते हैं, इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। Now in a carboxylic acid the electron withdrawing groups pull the electron density away from carboxylic group। तो वही चीज है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अवे यानी कि अपनी तरफ मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड से दूर कर देते हैं। और देखो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जितना ज्यादा जाएगा, मतलब जितना दूर जाएगा इससे उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और जितना स्टेबल हो जाएगा उतना ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। दिस मेक्स कार्बोक्सिलेट आयन मोर स्टेबल एंड दस मेकिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक। यानी कि वही चीज है कि इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो हमारा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा भाई हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। हम लोगों ने क्या देखा, एसिडिटी हमारी डायरेक्टली जो है स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, तो जितना ज्यादा हमारा स्टेबल होगा ये उतना ज्यादा हमारा स्टेबल एसिडिक हो जाएगा। सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात करें तो देखो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा भाई। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, अगर ये मान लो यहाँ पे अटैच हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे इस हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड पे। और देखो इसके पास तो भाई पहले से इलेक्ट्रॉन है जिसको ये बेचारा किसी तरह यहाँ पे रेजोनेंस से स्टेबल करे हुए। अब अगर इसके पास और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये उसको और ज्यादा तो मैनेज कर नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, ये हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर ये हमारा अनस्टेबल हुआ तो क्या होगा, अनस्टेबल हुआ तो हमारी एसिडिटी डिक्रीज करेगी, है ना। तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होते हैं, हमारे डिक्रीज कर देते हैं एसिडिटी को। दिस इज बिकॉज क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, विच डीस्टेबलाइजेस द कार्बोक्सिलेट आयन, जो कि हमारे कार्बोक्सिलेट आयन को डीस्टेबलाइज कर देते हैं बाय रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन टू स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक को तो बेचारा किसी तरह मैनेज कर ले, लेकिन और अगर आ गए तो उसको ये मैनेज कर नहीं पाएगा, और इसी की वजह से यहाँ पे हमारे ये डिक्रीज कर देंगे। तो सिंपल है, सब्स्टिट्यूटेंट्स का क्या इफेक्ट होता है, जो हमारे EWG होते हैं वो बढ़ा देते हैं एसिडिटी को, जो हमारे ERG होते हैं वो हमारे एसिडिटी को घटा देते हैं। और यही होता है हमारा सिंपल सा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नाउ एक छोटा सा टॉपिक हम लोग यहाँ पे और देख लेते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग अपने क्वेश्चंस को देखें, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, तो उसमें हमारे यूनिट 5 में जो है हमारे जैसे ये हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो और यहाँ पे फिर हमारा डिस्कस क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइड एंड एस्टर्स। तो अब यहाँ पे हम लोग अपने 3rd क्वेश्चन को भी थोड़ा सा पूरा देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने 3rd क्वेश्चन की, तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। देखो अभी हम लोगों ने क्या देखा, जो हमारे कह सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। तो देखो यही जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। द पार्शियल शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टुवर्ड्स अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो एक चीज यही है ना कि भाई मान लो जैसे हमारा जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कार्बन हमारा क्या होता है, कार्बन हमारा यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसी वजह से क्या होता है, हमारा जो कार्बन से नेगेटिव चार्ज है वो हमारा कह सकते हो इस ऑक्सीजन पे जाता है ना। तो वही चीज है कि हमारा यहाँ पे क्या होता है कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, और इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये हमारा 2 टाइप का हो जाता है, पहला हो जाता है पॉजिटिव, दूसरा हो जाता है निगेटिव। अब देखो इसमें आप लोग को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है,
पॉजिटिव वाले का सिंपल सा मतलब है कि ये हमारा क्या करते हैं, ये हमारे इफेक्ट शो करते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यानी इसमें क्या होता है, दिस इफेक्ट अकर्स व्हेन अ सब्स्टिट्यूएंट और ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी इसमें देखो क्या होता है, इसमें हमारे बेसिकली अगर मान लो जैसे हमारा कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, मान लो CH3 है, और इस पे अगर हमारा कोई X ग्रुप आके अटैच हुआ तो ये X क्या करेगा, इस CH3 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कंपाउंड पे बढ़ रही है किसी ग्रुप के अटैच होने से, तो वो ग्रुप हमारा कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, हमारा +I। ठीक है, +I। और इसका मतलब क्या है कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये इफेक्ट हमारा, और इसका एग्जांपल जैसे हमारे कुछ अल्काइल ग्रुप्स होता है, जैसे हमारा बात करें तो ये CH3 वगैरह होते हैं, CH3 C2H5, ठीक है, मिथाइल इथाइल, ये सारे हमारे एक टाइप के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ही होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे -I इफेक्ट की बात करें तो इसमें देखो क्या होता है, दिस इफेक्ट अकर्स व्हेन अ सब्स्टिट्यूएंट्स और ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अगर देखो हमारा यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, और अपनी तरफ खींच रहा है तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे। तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं -I इफेक्ट। और यहाँ पे इसके एग्जांपल हमारे हाइड्रोजन्स हो जाते हैं, जैसे हमारा Cl हो गया, Br हो गया। तो ये सारे हमारे काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं। तो देखो ये हमारा सिंपल सा था इंडक्टिव इफेक्ट। और नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कुछ क्वालिटेटिव टेस्ट की, तो यहाँ पे देखो पहले हमारा क्वालिटेटिव टेस्ट आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए। अब देखो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, क्वालिटेटिव टेस्ट का सिंपल सा मतलब है कि हम लोग यहाँ पे अपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कुछ यहाँ पे उनके ऊपर कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ये चेक करने के लिए कि वो एक्चुअल में कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है। देखो एक चीज समझो कि भाई चलो यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री में जो है कॉपी पेन में तो फॉर्मूले से देख लेते हैं, लेकिन मान लो हमें कोई कंपाउंड दे दिया गया, ठीक है, और हमें उसके बारे में नहीं पता है कि वो कैसा है, तो उस चीज को हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है। हम लोग कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे ना, तो वही आ जाता है। जैसे हमारा पहला आ जाता है लिटमस टेस्ट। तो देखो चूंकि हमारा एसिड नेचर का होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या करेगा भाई, एसिड हमारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर हमारा ब्लू लिटमस पेपर जो है रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है प्रेजेंट है। ठीक है, और दूसरा टेस्ट आ जाता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी रिएक्शन होती है हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट से, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा साल्ट ऑफ कार्बो, यानी कि देखो हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, और हमें यहाँ पे जो है CO2 का एफरवेसेंस, यानी कि CO2 हमें जो है कह सकते हो एक एफरवेसेंस या फिर थोड़ा सा वेपर के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर ये देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है। और थर्ड टेस्ट हमारा आ जाता है ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, ऑन हीटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड विद एन अल्कोहल, यानी कि जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को अपने अल्कोहल के साथ हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो हमें क्या मिलना है, हमें यहाँ पे एक फ्रूटी स्मेल ऑफ ईस्टर, यानी कि हमें जो है ईस्टर मिलता है जिसकी स्मेल यहाँ पे फ्रूटी होती है। अब ईस्टर क्या होते हैं, देखो ईस्टर हमारे वो ग्रुप होते हैं जब आप लोग को यहाँ पे मान लो C डबल बॉन्ड O और O, और इसके दोनों तरफ यहाँ पे कार्बन की चेन, ठीक है, R1 और R2, ठीक है, यानी कि जब हमारे C डबल बॉन्ड O और O के दोनों तरफ हमें कार्बन की चेन देखने को मिले, तो इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ईस्टर ग्रुप। ठीक है, तो बेसिकली इसको सिंपली हम लोग जो है C डबल O और R डैश से ऐसे दिखा देते हैं। देखो R, इस R का मतलब है कि इसके इधर वाला कार्बन चेन, और इस R डैश का मतलब इसके इधर वाली कार्बन चेन। तो यहाँ पे देखो वही चीज है कि हमारे यहाँ पे ईस्टर मिल जाता है और H2O, और ये ईस्टर हमारा फ्रूटी स्मेल देता है। तो ये सारी चीजें हो रही है, इसका मतलब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। सिंपल है। अब हमारे यहाँ पे कुछ और भी क्वालिटेटिव टेस्ट आ जाते हैं, जैसे हमारा आ जाता है ईस्टर के लिए। तो ईस्टर के लिए हम लोग करते हैं हाइड्रोक्सिमिक एसिड टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, ईस्टर अपॉन रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है, यानी कि ईस्टर की रिएक्शन जब हम लोग अपने हाइड्रोक्सिल अमीन से कराते हैं तो होता क्या है, इट यील्ड्स हाइड्रोक्सिमिक एसिड। तो यहाँ पे हमें जो है हमारा हाइड्रोक्सिमिक एसिड होता है देखने को मिलता है। और इस हाइड्रोक्सिमिक एसिड की ट्रीटमेंट जब हम लोग फर्दर अपने FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड से कराते हैं, तो हमें यहाँ पे हमारा फेरिक हाइड्रोक्सामेट कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे क्या होता है, ब्लूइश रेड या फिर वॉयलेट कलर का होता है। देखो सिंपल है, हम लोगों ने अपने ईस्टर की रिएक्शन किससे कराई, हमारे हाइड्रोक्सिल अमीन से, और इससे हमें क्या देखने को मिला, हमारा हाइड्रोक्सिमिक एसिड। और इसकी रिएक्शन हम लोगों ने फर्दर अपने FeCl3 से कराई, तो हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला हमारा हाइड्रोक्सामेट कॉम्प्लेक्स, जो कि हमारा ब्लूइश रेड कलर का होता है। तो अगर ये देखने को मिल जाए, ठीक है, ये सारी रिएक्शन के बाद, इसका मतलब कि हमारा ईस्टर प्रेजेंट है। सिंपल। और दूसरा हो जाता है हमारे यहाँ पे हाइड्रोलिसिस टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स कन्वर्ट्स ईस्टर इनटू एसिड, सॉल्ट एंड अल्कोहल। इसमें देखो सिंपल क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे जब अपने ईस्टर्स की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हमारे यहाँ पे जो है एसिडिक सॉल्ट देखने को मिलता है, और हमें यहाँ पे अपना एक अल्कोहल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे टेस्ट फॉर ईस्टर्स। नाउ फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा एक और टेस्ट आ जाता है, जो कि हमारा आ जाता है क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर एमाइड। ठीक है,
तो अगर हम लोग यहाँ पे इसकी बात करें तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें सबसे पहला जाता है हमारा यहाँ पे एल्कली टेस्ट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा अमाइड होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिकम्पोज कराते हैं बाय बॉइलिंग विद अल्कली, यानी कि एल्कली के साथ बॉइल करके हम लोग यहाँ पे इसको डिकम्पोज कराते हैं और उसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हमारा अमोनिया देखने को मिलता है। तो अगर ये देखने को मिल जाए इसका मतलब यहाँ पे हमारा अमाइड प्रेजेंट है। और दूसरा टेस्ट हमारा आ जाता है बाईयूरेट टेस्ट। अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, जब हमारा एक एलिफेटिक डाई अमाइड, यानी कि जब हम लोग 2 मोल लेंगे अपने एलिफेटिक अमाइड के, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे हीट करते हैं एट अ टेम्परेचर अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इसके मेल्टिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाए उससे भी ज्यादा टेम्परेचर पे जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हमारे यहाँ पे अमोनिया देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है हमारा एक बाईयूरेट, ठीक है, हमारे यहाँ पे देखो एक बाईयूरेट देखने को मिलता है। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बाईयूरेट और यहाँ पे हमारा अमोनिया हो गया। और जब इस बाईयूरेट को हम लोग यहाँ पे एल्कली मीडियम में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के साथ जब हम लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराते हैं इस बाईयूरेट की, देखो इसको हम लोग बोलते हैं बाईयूरेट, इसकी रिएक्शन जब हम लोगों ने अपने CuSO4 के साथ कराई तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है हमारे यहाँ पे एक वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और अगर ये देखने को मिल रहा है इसका मतलब हमारे यहाँ पे अमाइड प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। नाउ अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने नेक्स्ट। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा पहले क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हमारा जाता है बेसिसिटी ऑफ अमीन्स एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। और देखो यहाँ पे इसको देखने के बाद हमारी यूनिट 5 कंप्लीट हो जाती है। ये जो हमारे कुछ स्ट्रक्चर एंड यूजेस हैं ये आप लोग को सिंपली नोट्स में देखने को मिल जाएंगे, इसमें कुछ बताने लायक होता नहीं है। इसमें सिंपल क्या होता है, हमारे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हमारा एसिडिक एसिड है तो उसका स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पे उसके कुछ यूजेज होंगे, तो वो आप लोग सिंपली नोट्स में पढ़ लेना, उसमें समझाने लायक कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। उसके यूजेज ही हैं वो याद ही करना है आप लोग को, तो देख लेना थोड़ा बहुत। ये भी हमारा 2 नंबर में 4 नंबर में आ जाता है। और बाकी हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपने बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमीन्स को। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं आखिर ये एलिफेटिक अमीन्स क्या होते हैं। देखो अगर हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन से देखें तो एलिफेटिक अमीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन्स एन अमीनो ग्रुप अटैच्ड टू एन एलिफेटिक कार्बन चेन। देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ना हम लोग 2 तरीके से दो तरीके से दे सकते हैं। एक तरीका हमारा ये हो गया कि अगर मान लो जो हमारा एलिफेटिक कार्बन होती है, जैसे मान लो ये हमारा CH4 हो गया, ठीक है, जैसे CH4 हो गया, C2H6 हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे एलिफेटिक कार्बन होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो इसका जो हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका जो हमारा जैसे हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाए तो हमारा देखो कुछ इस तरीके से होगा CH, ठीक है, और H। तो अगर जो इसका हमारा एक हाइड्रोजन है वो हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाए किसी अमीनो ग्रुप से, ठीक है, अगर मान लो हम लोगों ने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और इसका जो एक हाइड्रोजन है वो हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया अमीनो ग्रुप से NH2 से, इसको हम लोग बोलते हैं अमीनो ग्रुप, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक अमीन्स। या फिर इसकी एक दूसरी डेफिनेशन क्या होती है कि इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज एलिफेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया इन विच 1 और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप्स। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, दूसरी वाली ज्यादा अच्छी होती है। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है कि जो हमारा NH3 है, यानी कि जो हमारा अमोनिया है, अगर इसके एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन, मतलब अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाए तो हमारा कुछ ऐसा होता है, ठीक है, एन और इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, सॉरी एक लोन पेयर होता है और 3 हमारे इसके पास हमारे हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर इसका एक हाइड्रोजन या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे जो है किससे, हमारे यहाँ पे जो है एलिफेटिक डेरिवेटिव, यानी कि हमारे यही जो हमारे एलिफेटिक कार्बन होते हैं जैसे CH4 हो गया, ठीक है, तो इन सबसे अगर हमारे यहाँ पे रिप्लेस हो जा रहे हैं तो उस चीज को भी हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक अमीन। जैसे सिंपल है, देखिए मान लो अगर हमारा जैसे हम लोग देखें तो ये हमारा N हो गया, ठीक है, ये हमारा H और H। अब देखो यहाँ पे एलिफेटिक अमीन इस बेसिस पे 3 टाइप के हो जाते हैं। अगर मान लो जो हमारा हाइड्रोजन है वो सिर्फ एक हाइड्रोजन हमारा सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है, यानी कि देखो 2 हाइड्रोजन बरकरार है और एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे मान लो मेथाइल से सब्स्टिट्यूट हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स, ठीक है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स का सिंपल सा मतलब क्या है कि हमारा जो अमोनिया है, देखो इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया, इसका सिर्फ एक हाइड्रोजन हमारा CH3 से सब्स्टिट्यूट हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। अब अगर मान लो इसी अमोनिया का 2 हाइड्रोजन हमारा एलिफेटिक से सब्स्टिट्यूट हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन, ठीक है। और अगर मान लो हमारा जो अमोनिया है उसके तीनों के तीनों हाइड्रोजन हमारे 3 CH3 ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाए, ठीक है, 3 एलिफेटिक कार्बन से सब्स्टिट्यूट हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी अमीन। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे हमारा अमोनिया जो है 3 टाइप का हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारे कितने कार्बन सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल आप लोग देख सकते हो कि हमारा CH3NH2, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा अमोनिया है उसके यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमारा एक CH3 से सब्स्टिट्यूट हो गया। जैसे इसका एग्जांपल दूसरा हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसके 2 हाइड्रोजन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गए। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशन को देखें तो क्लासिफिकेशन हमारे यहाँ पे इसके 3 टाइप के हो जाते हैं कि एलिफेटिक अमीन्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी डिपेंडिंग अपॉन वेदर 1, 2 और ऑल 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन
हैव बीन रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा अमोनिया है, इसके एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन या फिर तीनों के तीनों हाइड्रोजन हमारे इसी अल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो गए, तो उसी बेसिस पे हम लोग इसको तीन टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, प्राइमरी वाले में क्या होगा, हमारा एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, सेकेंडरी वाले में क्या होगा, हमारा दो हो जाएंगे, टर्शरी वाले में क्या होगा, हमारे तीनों हाइड्रोजन तीन अल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे अमोनिया का सिंपल सा बेसिक इंट्रोडक्शन। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मेनली इसके बेसिसिटी के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमीन्स के बारे में, तो देखो इसका सिंपल सा मतलब क्या है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो हमारे यहाँ पे एलिफेटिक अमीन्स हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, वो यहाँ पे होते हैं हमारे बेसिक नेचर के। अब इसमें हमें बात क्या करनी है, इसमें हमें बात ये करनी है कि हमारी बेसिक नेचर के होते तो हैं, लेकिन ये क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, हमें यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत प्रूफ वगैरह करना है। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारा एलिफेटिक अमीन्स है उसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, कुछ हमारा इस टाइप का होता है ना। हम लोग अगर प्राइमरी एलिफेटिक अमीन को देखें हैं तो ये हमारा जो है कुछ इस टाइप का होता है। अब देखो होता क्या है कि जो हमारा एलिफेटिक अमीन है उसमें हमें देखने को मिलता है हमारा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप लोगों को याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो जान लो कि हमारी एक होती है लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो ये जो लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस है ये क्या कहती है कि अगर हमारा कोई कंपाउंड, ठीक है, या फिर अगर हमारा कोई भी जो है कह सकते हो एटम या कंपाउंड है, अगर वो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की एबिलिटी रखता है, अगर कोई भी हमारा कंपाउंड है, ठीक है, अगर वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो हमारा यहाँ पे एक जो है बेस की तरीके से ऐड करता है। अब देखो डोनेट करने के लिए सबसे पहले बात तो भाई हमारा किसी भी कंपाउंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे अपने इस एलिफेटिक अमीन्स को देखें तो इसके पास भाई क्या हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाँ है ना। और दूसरी चीज क्या है, इसको डोनेट कर सकता है, तो जी हाँ, यहाँ पे ये अपने इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। और इसकी इसी एबिलिटी की वजह से हमारा जो अमीन्स है वो क्या होते हैं, वो हमारा एक बेस की तरीके से ऐड करते हैं। और यहाँ पे देखो एक हमारी और थ्योरी होती है ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग कि अगर हमारा कोई कंपाउंड है वो अगर हमारा H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, देखो एक होता है डोनेट करना, डोनेट कौन करता है, हमारा एसिड, लेकिन अगर कोई हमारा H+ को यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो भी हमारा एक बेस की तरीके से ऐड करता है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो हमारे एलिफेटिक अमीन्स होते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें CH3, ठीक है, H और H, तो होता क्या है कि जो हमारे एलिफेटिक अमीन्स है, वैसे तो यहाँ पे देखो हमारा जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है, लेकिन ये जो एलिफेटिक अमीन है ये फिर भी हमारा एक H+ को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और इस H+ को एक्सेप्ट करके ये क्या होता है, जैसे नॉर्मली देखें तो हमारा जैसे अमोनिया क्या होता है NH3 के फॉर्म में होता है, लेकिन फिर भी ये हमारा H+ को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है और H+ को एक्सेप्ट करके ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है NH4+ में, ठीक है। या फिर हम लोग अगर इसमें देखें तो इसमें हमारा यहाँ पे हो जाएगा CH3 और NH3+ में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक H+ को यहाँ पे ये एक्सेप्ट करके हमारा यहाँ पे ये NH3+ में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अगर हम लोग सिंपली देखें तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है, H+ को एक्सेप्ट भी कर सकता है, और इन्हीं दोनों की वजह से हमारा क्या होता है, ये हमारा एक बेस की तरीके से एक्ट करता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे इसको समझ गए होगे, इसमें कुछ खास ऐसा था नहीं, ठीक है। द बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमीन्स रिफर्स टू देयर एबिलिटी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन्स, यानी कि इनकी जो एबिलिटी है जिसकी वजह से हमारे H+ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे इनको एसिड बोलते हैं, विच इज इसी फ्रॉम एसिड। तो देखो H+ ये एक्सेप्ट तो कर रहा है, लेकिन एक्सेप्ट कहाँ से करेगा, एक्सेप्ट हमारा किसी एसिड से करेगा, सिंपल है। विच इज अ मेजर ऑफ देयर स्ट्रेंथ एज अ बेसिस, जो कि हमारे यहाँ पे इसकी बेसिसिटी की एक यहाँ पे पहचान हो जाती है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दूसरी हम लोग हमारी थ्योरी क्या होती है, H दे हैव द एबिलिटी टू डोनेट देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम, यानी कि भाई ये कि जो नाइट्रोजन पे हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसको यहाँ पे डोनेट कर सकता है। तो इन दोनों ही चीजों से हमारा यहाँ पे एक एसिड हो जाता है। अब देखो वैसे दोनों चीजों का मतलब एक ही है, बट यहाँ पे हम लोग दो अलग अलग तरीकों से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखें तो जो हमारा RNH2 है, यानी कि भाई हमारा एलिफेटिक अमीन है, अगर इसकी रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ कराते हैं तो होता क्या है कि वाटर से हमारा ये H+ को एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पे ये वाटर हमारा हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है और हमें यहाँ पे ये जो है RNH3+ के फॉर्म में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने H+ को एक्सेप्ट कर लिया और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पे इसने डोनेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से ये हमारा एक बेस की तरीके से एक्ट करता है ना। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि फैक्टर्स हमारे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इसकी बेसिसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखो इन्फ्लुएंस का मतलब होता है बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो इन्फ्लुएंस अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला फैक्टर हमारा आता है एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे देखो हमारा एलिफेटिक अमीन के अंदर भाई क्या होता है, हमारा एक एल्काइल ग्रुप होता है ना, CH3। अब जैसे डिपेंड करता है, अगर हमारा एक है तो हमारा प्राइमरी एलिफेटिक अमीन होता है, मान लो दो एल्काइल ग्रुप होते हैं तो सेकेंडरी होता है। मतलब सिंपली हम लोग बोले तो हमारा एलिफेटिक अमीन में हमारा एक एल्काइल ग्रुप देखने को मिलता है। अब होता क्या है, alkyl groups attached to the nitrogen atom increases its electron density, enhancing its ability to donate the lone pair of electrons and thus increasing basicity।
भाई देखो हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा अमीन है, ठीक है, ये क्या करता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसी वजह से ये एक बेस होता है। अब यहाँ पे देखो भाई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, सिंपली इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास यहाँ पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ये इतना ज्यादा डोनेट कर पाएगा, है ना। और ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है उतना अच्छा ये बेस होगा। देखो सिंपली समझो, अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज और देखें, तो अगर हम लोग देखें तो एसिडिटी क्या होता है, किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी डिपेंड करती है उसकी स्टेबिलिटी पे, ठीक है। और स्टेबिलिटी कब होती है, स्टेबिलिटी तब होती है जब उस कंपाउंड पे कह सकते हो चार्ज वगैरह ना हो, या फिर बहुत कम चार्ज हो, या फिर हो तो डीलोकलाइज हो जाए। जैसे हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा कि वहां पे हमारा एक चार्ज होता है नेगेटिव, और वो भी डीलोकलाइज होता रहता है, इसी वजह से वो स्टेबल रहता है और इसी वजह से वो एसिडिक नेचर का होता है। लेकिन बेसिसिटी में ना जस्ट उल्टा होता है। बेसिसिटी में क्या होता है, बेसिसिटी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अनस्टेबिलिटी के। यानी अगर हमारा किसी कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है तो वो ज्यादा बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि बेस की डेफिनेशन क्या होती है लुईस के अकॉर्डिंग, कि जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाए, तो जो जिसके पास जितने ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ज्यादा डोनेट कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अल्काइल ग्रुप होता है हमारा ये CH3, ये हमारा एक टाइप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है तो करता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस नाइट्रोजन पे बढ़ाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसको और इजिली डोनेट कर पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी बेसिसिटी और जो है नॉर्मल अमोनिया के कंपैरिजन में काफी बढ़ जाती है। मतलब अमोनिया में देखें तो ये भी हमारा एक बेस होता है, लेकिन यहाँ पे इसके कंपैरिजन में जो हमारे एलिफेटिक अमीन्स हैं ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास हमारा एक CH3 ग्रुप भी होता है। अब एक की बजाय 2-3 भी हो सकते हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा आ जाता है एक स्टेरिक इफेक्ट। अब ये स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, तो देखो ये जो स्टेरिक इफेक्ट है ना, तो ये हमारा कह सकते हो हमारी बेसिसिटी को थोड़ा सा डिक्रीज कर देता है। कैसे? देखो यहाँ पे होता क्या है कि हम लोगों ने देखा कि जो हमारे एलिफेटिक अमीन्स है वो हमारे 3 टाइप के होते हैं, है ना। एक हमारा होता है प्राइमरी, तो प्राइमरी में हमारा क्या होता है, सिंगल हमारा CH3 ग्रुप होता है। और एक हमारा होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी में हमारे 2 CH3 ग्रुप होते हैं। और फिर एक हमारा आ जाता है टर्शरी, तो टर्शरी में हमारे तीनों CH3 ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, अभी देखो, अभी हम लोगों ने क्या देखा अपने फर्स्ट वाले इफेक्ट में, कि जो हमारे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा अमीन की बेसिसिटी बढ़ जाती है। तो अगर हम लोग इन तीनों एग्जांपल में देखें, तो जैसे ये हमारा प्राइमरी हो गया, ये हमारा सेकेंडरी हो गया, हमारा टर्शरी हो गया, तो इन तीनों में अगर आप लोगों से हम पूछें कि ये तीनों में से कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, तो अगर आप लोग सिंपली देखो तो इन तीनों में सबसे ज्यादा अल्काइल ग्रुप किसके पास है, हमारे टर्शरी वाले के पास। तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और उतना ज्यादा हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के कैपेबल हो जाएगा। और उतना ही ज्यादा हमारा जो नाइट्रोजन है, मतलब कह सकते हो हमारा अमोनिया है या फिर कह सकते हो अमीन है, वो हमारा बेसिक नेचर का होगा। लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा चीजें उल्टी हो जाती हैं। वैसे होना तो चाहिए था कि जो हमारा 3 डिग्री अमीन है, ठीक है, यानी जो हमारा टर्शरी अमीन है वो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 हमारे कह सकते हो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा उतना ज्यादा ये बेसिक होगा। तो होना तो चाहिए था कि हमारा ज्यादा बेसिक होता, ठीक है, और सेकेंडरी हमारा इससे कम और प्राइमरी हमारा इससे कम। और देखो लगभग ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया जाता है कि भले यहाँ पे जो हमारा टर्शरी अमीन है इसके पास हमारे 3 CH3 ग्रुप आ जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो तीनों CH3 ग्रुप है ना, ये इसको इतना ज्यादा कह सकते हो कवर अप कर लेते हैं। मतलब अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है कि ये CH3 ग्रुप ने इसको ना बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन इसके पास होते तो हैं बहुत सारे, लेकिन फिर भी ये रिलीज ही नहीं कर पाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन होते हुए भी यहाँ पे ये डोनेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारे जो टर्शरी अमीन्स हैं उनकी बेसिसिटी हमारी सेकेंडरी अमीन से कम हो जाती है। ऑल्दो हमारी प्राइमरी से ज्यादा रहेगी लेकिन सेकेंडरी से कम हो जाती है। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे जो है ऑर्डर क्या आ जाता है कि जो हमारा 2 डिग्री अमीन होता है वो सबसे ज्यादा बेसिक होता है, 3 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री यहाँ पे हमारा उससे कम, ठीक है। और उसके बाद हमारा अमोनिया सबसे कम बेसिक होता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिसिटी का ऑर्डर होता है, अभी हम लोग उसको भी देखेंगे। बाकी आप लोग समझ गए कि क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टेरिक इफेक्ट यही चीज बताई जा रही है कि जो हमारे टर्शरी अमीन्स होते हैं, यानी वही जो हमारा 3 डिग्री अमीन है, इसमें क्या होता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस कैन रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। यानी कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब यही है कि जो हमारे CH3 ग्रुप है इन्होंने इसको इतना ज्यादा घेर रखा है कि जहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है हमारे नेगेटिव चार्ज की या फिर कह सकते हो लोन पेयर की, वो हमारी डिक्रीज हो जाती है, मतलब रिड्यूस हो जाती है, जिससे पोटेंशियली डिक्रीजिंग इट्स एबिलिटी कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स, जिसकी वजह से जो इसकी बेसिसिटी वाली एबिलिटी है या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाली एबिलिटी है वो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी के कंपेरिजन में कम हो जाती है। और इसी वजह से ये क्या होता है, स्टेरिक इफेक्ट से हमारा जो है बेसिसिटी थोड़े कह सकते हो डिक्रीज हो जाती है। और देखो एक हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन का।
अब देखो इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इसमें सिंपली समझो कि हमारा जो एलिफैटिक अमीन्स है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो एलिफैटिक अमीन्स है इसमें हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। और ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ये हमारा कह सकते हो हमारे अमीन्स को ज़्यादा बेसिक नेचर का बना देता है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको कंपेयर करें अपने एरोमेटिक अमीन से, देखो एरोमेटिक अमीन का मतलब कि यहाँ पे अगर हमारा बेंजीन के ऊपर हमें NH2 ग्रुप देखने को मिले तो ये हमारा हो जाता है एरोमेटिक अमीन। और अगर हमारा सिंपली ओपन चेन के फॉर्म में देखने को मिले CH3 CH2, ठीक है, NH2, तो ये हमारा हो जाता है हमारे यहाँ पे एलिफैटिक अमीन। तो ये जो एरोमेटिक अमीन है ना, इससे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं हमारे एलिफैटिक अमीन्स। क्यों? क्योंकि जो एलिफैटिक अमीन्स है यहाँ पे हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और इतना आप लोग सिंपली समझो, इतना डीप में नहीं जाएंगे कि sp3 वाला हमारा sp2 से ज्यादा बेसिक नेचर शो करवाता है, ठीक है। तो बस सिंपल है। बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें अपने ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन्स की, तो यहाँ पे देखो जैसा हम लोगों ने देखा कि हमारा सेकेंडरी अमीन क्या होता है, सेकेंडरी अमीन हमारा यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, फिर हमारा टर्सरी आ जाता है, फिर हमारा प्राइमरी और फिर हमारा अमोनिया, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर होता है। और यहाँ पे सेकेंडरी अमीन हमारा ज्यादा बेसिक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे टर्सरी अमीन में हमारा क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट, तो वही चीज है। बाकी हम लोग यहाँ पे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो भाई देखो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बिल्कुल उल्टा होगा। जैसे एसिडिटी में क्या हो रहा था, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप थे वो एसिडिटी बढ़ा रहे थे, लेकिन बेसिसिटी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमारी बेसिसिटी को बढ़ा देंगे, ठीक है। वहां पे देखो वहां पे एसिडिटी इसकी वजह से घट रही थी, जबकि यहाँ पे बेसिसिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा उतना ज्यादा अच्छा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है कि यहाँ पे हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इसी वजह से हमारा ये अच्छा बेस हो जाता है। और सेकंड इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, अब देखो यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, जो हमारा नाइट्रोजन पे लोन पेयर है या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी तरफ खींचेंगे। जब ये अपनी तरफ खींचेंगे तो इसके पास लोन पेयर बचेंगे नहीं, तो ये डोनेट कर नहीं पाएगा अच्छे से। और जब ये डोनेट नहीं कर पाएगा तो हमारा ये बेसिक नेचर का क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिसिटी को डिक्रीज करा देते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग इट्स एबिलिटी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। देखो एक चीज समझो भाई, यहाँ पे सिंपल सा मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पे जैसे जो हमारा अमोनिया है वो हमारा H+ को क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि इसके पास हमारा इलेक्ट्रॉन है, या फिर कह सकते हो इसके पास निगेटिव चार्ज होंगे। अगर इसके पास निगेटिव चार्ज ना हो तो वो H+ को कैसे ही एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो निगेटिव और पॉजिटिव के बॉन्ड बनाते हैं, तभी तो हमारे ये H वाला बॉन्ड बनता है। अगर यहाँ पे इसके पास ये निगेटिव चार्ज होगा ही नहीं तो ये H+ को कैसे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि निगेटिव ही पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इस निगेटिव चार्ज को यहाँ पे विड्रॉ कर लेते हैं, जिसकी वजह से H+ आ नहीं पाता है। और जब H+ आ नहीं पाएगा तो हमारे क्या होगा भाई, बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था हमारे यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऑफ जो है हमारा बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। और यहाँ पे हमारी यूनिट 5 कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे सारी चीजें समझ गए होंगे। और बाकी अब आप लोग यहाँ पे अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, ठीक है। सारी चीजें आप लोग को यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी हैं। आप लोग सारा सब्जेक्ट जाके, ठीक है, सभी का वन शॉट अच्छे से देखो, सभी का नोट्स रिवाइज करो, और आप लोग एग्जाम अच्छे से दो। आई होप कि आप सभी के एग्जाम्स यहाँ पे बहुत अच्छे से जाए, ठीक है।